हाँ जी, बताइए। भैया, हाँ, ये निपुणता कुशलता शब्द बहुत बार आया, तो कल इसकी जो मीनिंग एग्जैक्टली देखने गए तो वहाँ बहुत क्लैरिटी नहीं आई। मैं एक बार पढ़ देता हूँ। निपुणता के लिए कह रहे हैं प्राकृतिक ऐश्वर्य पर आवश्यकता अनुसार उपयोगिता मूल्य को स्थापित करने योग्य योग्यता। और कुशलता भी पढ़ देता हूँ। आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक ऐश्वर्य पर उपयोगिता मूल्य एवं सुंदरता मूल्य को स्थापित करने वाली मानसिकता सहित किया करा। तो यहाँ मानसिकता सहित भी जोड़ दिया और सुंदरता मूल्य भी जोड़ा है। हाँ, उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य सहित करेंगे तो उसको कुशलता बोल रहे। और कहीं भी देखा इसका डेफिनेशन? कहीं कहीं परिभाषा संहिता में कहीं कहीं बहुत क्लियर आया है। देखो, मुख्य रूप से जो स्किल वाला पार्ट है उसको तो निपुणता बोल रहे हैं। हाँ, जैसे नॉर्मली कुशल शब्द जो है व्यवहार कुशल में यूज़ किया जाता है, भी व्यवहार कुशल है। तो बेसिकली जिसको अपन निपुणता बोल रहे हैं वो शुद्ध रूप में स्किल है। और जब हम कुशलता बोल रहे हैं तो वो स्किल के मूल में जो मानसिकता है, जो कि पीछे में समझदारी से जुड़ता है, वो उसके साथ में जुड़ा हुआ है। तो उस सेंस में कुशलता देखा जाए, बेसिकली कुशलता के साथ में शिष्ट मूल्य को भी जोड़ा गया है। हाँ, नहीं, कुशलता के साथ कहीं कहीं उल्टा भी हुआ है। पर उपयोगिता मूल और कुशलता में उपयोगिता मूल तो है, सुंदरता मूल के साथ मानसिकता भी जुड़ गया। मानसिकता भी जुड़ गया। तो निपुणता तो उसमें है ही और साथ में मानसिकता। हाँ, तो मानसिकता मतलब क्या? तो मानसिकता का मतलब है कि उत्पादन के अर्थ में जो आवर्तनशीलता के रूप में मानसिकता है, उत्पादन के अर्थ मतलब उत्पादन का समझ के साथ जो कनेक्शन है। बिना समझ के साथ किया तो उत्पादन मजदूरी है ना, श्रम है जो अभी हो ही रहा है। लेकिन उसी उत्पादन को मैं प्रकृति में चारों व्यवस्थाओं के संतुलन के अर्थ में समझ के करता हूँ, उसको मैं समझदारी के साथ में करता हूँ। तो उत्पादन के साथ वाला भाग, समझदारी का वो भाग जो उत्पादन के साथ में जुड़ता है, उसके साथ हम कर रहे हैं तो वो कुशलता है। जैसे उत्पादन कला मूल्य और क्या उपयोगिता मूल्य और कला मूल्य शिष्ट मूल्य में समाहित हो जाता है ना। शिष्ट मूल्य फिर स्थापित मूल्य में समाहित हो जाता है। तो यहाँ जब बात कर रहे हैं हम निपुणता की तो केवल उपयोगिता मूल्य, उपयोगिता का मूल्य के साथ में कला मूल्य और साथ में शिष्टता को छूता हुआ, तो ये कुशलता हो गया। जब पांडित्य की बात करेंगे वो स्थापित मूल्य एंड अबव है, तो समझदारी के साथ ही जुड़ा हुआ है। समझदारी के साथ जुड़ा हुआ है। तो जो भी हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं व्यवहार कुशलता, तो वहाँ तो कोई अभी हम उसको थोड़ा सा, अभी हमारा सही देखें तो बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारा जो व्यवहार है वो सही अर्थों में कार्य के अर्थ में, और कार्य के अर्थ में उसमें हम शिष्टाचार को जोड़ लेते हैं, संवेदनशीलता को थोड़ा जोड़ लेते हैं। तो कोई व्यक्ति अपने व्यवहार में संवेदनशील है तो हम कहते हैं कि वे व्यवहार कुशल है। चाहे मेरे अंदर से भाव गड़बड़ था पर मैंने बाहर में शिष्ट मूल्य को बनाए रखा, स्वागत भाव के साथ में अटेंड कर लिया, सेवा कर दिया, जो कुछ करना था कर दिया, तो शिष्ट मूल्य है। लेकिन अंदर में स्थापित मूल्य नहीं है। शिष्ट मूल्य को अनुकरण अनुसरण पूर्वक फॉलो करने की कोशिश किया हूँ, तो यहाँ तक का भाग इसमें आ गया कुशलता में, यहाँ तक का भाग कुशलता में आ गया। तो कुशलता में वो भाग आ गया जहाँ मैं समझदारी की मानसिकता को अनुकरण अनुसरण पूर्वक उत्पादन में लाता हूँ। एक तो हो गया, फिर एक फाइनल अनुभवमूलक अभिव्यक्ति होएगी, उसको तो अलग बोला जाएगा। जब अनुभवमूलक अभिव्यक्ति होएगी तो फिर पांडित्य की रोशनी में उत्पादन और कुशलता हो जाएगा। अनुभवगामी की बात करेंगे तो एक व्यक्ति वो है जो केवल निपुण है, एक व्यक्ति वो है जो निपुणता कुशलता को व्यवहार के साथ भी जोड़ के चलता है। तो ये व्यवहार के साथ जो जुड़ा, इसमें कुशलता की बात कर रहे हैं, जिसमें फिर कला मूल्य और शिष्टता का पुट आ गया। हाँ जी, हाँ, बहुत पहले इसी में बात हुई थी निपुणता कुशलता में। तो पांडित्य मतलब कि ये समझदारी वाला भाग आया था, और कुशलता में मतलब कि जो साथी होता है वो कुशल भी होता है और निपुण भी होता है, और जो सहयोगी है उसको सिखाते मतलब सीखते वक्त वो निपुण हो जाता है। तो कुशलता वो
ऐसे मतलब आया था बात कि साथी में निपुणता और सहयोग, साथी में कुशलता और सहयोगी में निपुणता। साथी की बात करेंगे तो साथी तो फिर पांडित्य सहित कुशलता और निपुणता के साथ है, और साथी उसमें से जो सहयोगी को ट्रांसफ़र कर पाया, कुशलता को ट्रांसफ़र कर पाया, और बाकी उसके अनुकरण अनुसरण में वो कुशलता के साथ में उसके साथ चल सकता है। कुशलता नहीं है तो साथ में चलने में दिक्कत आती है। यह जैसे कि किसी को खेती करना बहुत अच्छा आता है और वो समझदार है और व्यवहारिक भी है, तो वो एक बच्चे को उसमें निपुण बनाता है खेती करने में, और व्यवहार में वो कुशल करता है। तो इस तरीके से खूब सारी बात हुई थी, ध्यान गया इस पे। हाँ, नहीं ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। देखो अल्टीमेटली हम कोई भी स्किल के लिए काम करेंगे, आदमी के साथ ही काम करेंगे। आदमी मशीन तो नहीं है। केवल निपुणता है तो बिल्कुल मशीन जैसा है, वो मानव रूपी मशीन है जो प्रोडक्शन के काम आती है। यदि कुशलता वाला पार्ट नहीं है तो दूसरे मानव के साथ में कन्वे होने के लिए जगह ही नहीं बनता। जैसे हम लोगों ने जॉब में देखा, तो जो हमसे सीनियर है वो किसी काम को जानता है, किसी काम को जानता है, लेकिन पूरा इस बात का भी ध्यान रखता है कि ये दूसरे को पता नहीं चलेगा, और दूसरे को सिखा दूंगा तो मेरा क्या होगा। ये खूब प्रैक्टिस होता है ना, अभी के समाज में, अभी की जॉब में, अभी के पूरे वातावरण में। तो देखा जाए तो वो कैसा है, निपुण है, कुशल बिल्कुल नहीं है। कुशलता का मतलब ही है कि अपनी निपुणता को दूसरे में ट्रांसफ़र करना। निपुणता को दूसरे में ट्रांसफ़र करने के लिए कुशलता लगेगी, इससे कम में वो ट्रांसफ़र नहीं हो पाएगा। नहीं, उसके लिए पांडित्य हो जाए तो पूरा ही हो जाएगा, लेकिन मिनिमम संवेदनशील नहीं है हम। संवेदनशीलता का मतलब है कि जो मेरी आवश्यकता है वो दूसरे की भी आवश्यकता है। तो संवेदनशीलता वश भी लोग अपना काम दूसरे को सिखाते हैं और ट्रांसफ़र होता ही है। जैसे किसी ऑटो वाले के यहाँ जाके कोई आदमी अपना काम सीखता है, पैसे भी लेता है, पैसे भी देता है, सिखाता भी है। कोई हमारे यहाँ आता है, या हम तो चलो मान लो संज्ञानशीलता वाला भी थोड़ा सा प्रभाव में है, लेकिन लोग किसी के यहाँ जाओ तो कोई लोग रहते हैं जो अपना काम खोल के बता देते हैं, सिखा देते हैं। लेकिन अभी के वातावरण में ये डर है ही है कि मैं दूसरे को सिखा दूंगा तो मेरा क्या होगा। तो कोई निपुणता उसके पास है, लेकिन कुशलता बिल्कुल नहीं। कुशलता का मतलब वो मानवीय टच हो गया। जी बताइए। भैया जी, एक चीज़ थोड़ा था कि संबंध समझ में आने पे न्याय समझ में आएगा, या न्याय समझ में आने पे संबंध समझ में आने पे ही न्याय समझ में आएगा, या न्याय घटने पे या समझने पे संबंध समझ में आएगा? देखिए, ये सब क्वेश्चन ना कोर क्वेश्चन है, और इस पे हमारा ध्यान ठीक से जाएगा तो हमको दर्शन बेहतर पकड़ में आएगा। तो संबंध पकड़ में आने से न्याय पकड़ में आएगा, कि न्याय पकड़ में आने से संबंध पकड़ में आएगा? क्या लगता है सभा को? संबंध की पहचान, फिर मूल्य का निर्वाह, मूल्यांकन, उभय तृप्ति ही न्याय है बोलते हैं। हाँ, तो इसमें पहचान पहले हो रहा है, संबंध की पहचान, फिर उसके आधार पर उभय तृप्ति हो रही है कि नहीं हो रही है, फिर वो न्याय वाला भाग। तो यहाँ पर दोनों समझ में आएगा लगता है। इनके बोलने में क्या गैप आ गया? न्याय को फल के रूप में देखें कि पहले न्याय को समझ के रूप में देखें? आप न्याय को फल के रूप में देख रहे हो। न्याय घटित हो गया, उसका नाम संबंध, मूल्य, मूल्यांकन, उभय तृप्ति है। उभय तृप्ति का नाम न्याय है, लेकिन उसके पहले उभय तृप्ति की समझ होगी, तो मैं वैसा न्याय करूँगा, तो मैं वैसा संबंध को पहचानूंगा। हाँ जी, बाकी क्या? इसमें ऐसा समझ में आता है कि न्याय की सूचना मिलती है कि न्याय होता क्या है। अब उस न्याय के लिए हमको दिखता है कि परस्परताओं में जीने की बात है, मूल्यों की बात है, फिर हम उसको वहाँ पर अप्लाई करके देखते हैं, या हम भाई भाई संबंध के साथ जी रहे हैं, मित्र मित्र के साथ जी रहे हैं, उसमें जो मूल्य हैं हमको सूचना है कि मूल्य हैं, और हम वैसा जी पाए, तो वो फाइनली कंफर्मेशन होता है जो हमने न्याय समझा था और जो सूचना है, और ऐसा हम निर्वाह किए तो हम इतना निभ पाए, और जितना रह गया उसके लिए वापस कोशिश होती है। ऐसा मुझे समझ में आता है। तो साथ साथ वाला प्रयास है अभी तो हम लोगों का। देखिए, और किसी को कुछ कहना है? देखिए, मेरे को लगता है कि ये दर्शन का कोर है, और इसको हमको बहुत ठीक से पकड़ने की ज़रूरत है। तो यदि अभी की भाषा में कहूँ तो और कोर में जाएंगे तो मूल में इतना ही बोलेंगे कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, और सहअस्तित्व को समझना है, सहअस्तित्व में जीना है। एक भाषा ऐसा बना।
तो सहअस्तित्व का इतना ही मतलब है कि सभी इकाइयाँ मूल ऊर्जा में ऊर्जित है, और मूल ऊर्जा के बारे में जो हमारी क्लैरिटी बनी तो उससे समझ में आया कि मूल ऊर्जा स्वयं में पूर्ण है और हर इकाई पूर्णता के अर्थ में ऊर्जित है, गतित है, इसलिए व्यवस्था के अर्थ में गतित है, इसलिए निश्चित आचरण को व्यक्त करती है। जब तक ये कोर बहुत अच्छे से स्थिर नहीं होगा तब तक हम मतलब ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे विचार लाइन में लगने से चप्पल लाइन में लगेंगी, चप्पल लाइन में लगाने से विचार लाइन में लगेंगे, है ना। तो विचार लाइन में लग गया तो चप्पल अपने आप लाइन में लग जाएंगी, अदरवाइज कितना भी चप्पल लाइन में लगाओ उसकी निरंतरता नहीं है। तो मूल बात ये समझ में आई कि कोर पकड़े बिना, तो मूल सहअस्तित्व को, कोर को पकड़ना है कि सहअस्तित्व है। अभी मानव को छोड़ देते हैं, मानव को छोड़ के पूरी सृष्टि को देखते हैं, तो पूरी सृष्टि में भी सभी इकाइयाँ परस्पर संबंधित हैं और व्यवस्था को व्यक्त करती हैं। तो पूरी सृष्टि में इकाइयों के परस्पर संबंध को पहचानने का आधार क्या है ना। तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध पहचाना हुआ है। तो पूरी सृष्टि में देखें तो सार्वभौमता, इसको सार्वभौम व्यवस्था बोल रहे हैं। सार्वभौम व्यवस्था जो बोल रहे हैं तो एक धरती की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, एज ए होल की बात कर रहे हैं। तो एज ए होल को देखते हैं तो एक सब एटॉमिक पार्टिकल से लेके गैलेक्सी तक और भी आगे तक जहाँ तक भी होगा, सभी परस्पर एक दूसरे के साथ में संबंध को पहचाने हुए हैं। और इसका ये समझ में आया कि व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान है। उसके मूल में समझ में आया कि हर इकाई ऊर्जित है, स्वयं में व्यवस्था और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। ये जो सूत्र पकड़ना है कि स्वयं में व्यवस्था, हर इकाई पूर्णता में ऊर्जित होने के आधार पर, गर्भित होने के आधार पर, पूर्णता के अर्थ में गतित होने के आधार पर, व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति के आधार पर, और व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति का मतलब है कि उसके आचरण की निश्चितता है। क्योंकि आचरण की परिभाषा है कि व्यवस्था में जो भागीदारी का स्वरूप है वो निश्चित आचरण है। किसी इकाई का आचरण क्या है, जैसे शिविरों में लोग क्वेश्चन उठाने लगते हैं, पेशे कोई गाय तो हिंसक होती है, मार देती है, कोई गाय नहीं मारती है, इसका मतलब आचरण तो अलग अलग है। तो आचरण की ये परिभाषा नहीं हुआ, है ना। तो आचरण का परिभाषा हुआ कि व्यवस्था में उसके भागीदारी का स्वरूप। तो व्यवस्था में किसी इकाई के भागीदारी का स्वरूप ये उसका आचरण हुआ। और पूरे एग्जिस्टेंस का डिज़ाइन है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है, और उसमें मूल में गए तो सहअस्तित्व का महिमा है। तो संबंध को पहचानने का आधार कहाँ से पकड़ में आया? सहअस्तित्व की महिमावश व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान। तो व्यवस्था के अर्थ में संबंध की पहचान और निर्वाह ये सृष्टि में हो ही रहा है। अभी मानव की चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो है ना, सहअस्तित्व में होने के अर्थ में हर इकाई स्वयं में व्यवस्था, समग्र में व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप को पहचानता है और उस अर्थ में बना हुआ है क्योंकि उसको अलग से कोई अलग से वहाँ कर्ता पद नहीं है। जैसे परमाणु अंश और मानव में क्या अंतर बताया कि परमाणु अंश में व्यवस्था में होने की प्रवृत्ति भी है और प्रकृति विधि से व्यवस्था में हो जाता है। मानव में व्यवस्था में होने की प्रकृति है लेकिन संस्कार पूर्वक व्यवस्था में होता है, समझ पूर्वक व्यवस्था में होता है। तो इसका मतलब है फिर वही सिद्धांत मानव के साथ लगेगा और यहीं पे यदि इस बिंदु पे रुक के अपने आप को स्थिर करते हैं तो यहीं से जीव चेतना का मानव चेतना में विस्तार की जगह हमको मिलती है। तो मेरा जीव चेतना से मानव चेतना में विस्तार का इतना ही मतलब है ना, कि मूल में मैं समझने वाली इकाई हूँ। मैं किसी स्त्री या पुरुष शरीर को चलाता हूँ, मैं किसी हिंदुस्तान पाकिस्तान में पैदा हुआ हूँ, मैं किसी ब्राह्मण शूद्र और ब्राह्मण जो भी हम जाति और धर्म में पैदा हुए हैं, लेकिन मेरा इस सबसे कोई लेन देन है नहीं। मूल में मैं एक जीवन हूँ। जीवन प्रमाणित होने के लिए शरीर को चलाता है और जीवन में मूल में गए तो पता चला कि वो मूल ऊर्जा में ऊर्जित है। मूल ऊर्जा में ऊर्जित होने के कारण जो मध्यांश में, जो आत्मा में ज्ञान की प्यास है, उसका प्रभाव जीवन में कल्पनाशीलता में उचित अनुचित को पहचानने के स्वरूप में बना हुआ है। तो उचित अनुचित को पहचानना मेरा धंधा है ना, सही को पहचानना मेरा धंधा है। इसलिए जीवन में दो ही क्रियाकलाप हैं, भ्रम की समीक्षा, सही का मूल्यांकन। तो भ्रम की समीक्षा करते जाता हूँ, उसमें क्रम में आगे बढ़ते जाता हूँ, सही को पहचानते जाता हूँ। सही को पहचान पाया तो फाइनली यही पहचान पाया कि अस्तित्व सहअस्तित्व है, ये मैं पहचान पाया। ये पहचान पाया तो पता चला कि मैं किसी धरती विशेष से संबंधित हूँ ही नहीं, मैं तो अस्तित्व से संबंधित हूँ
जब जीवन की बात करेंगे, आत्मा की बात करेंगे, तो मैं पूरे अस्तित्व से संबंधित हूँ और पूरे अस्तित्व के साथ मेरा संबंध है, इस अर्थ में कहेंगे तो इसका नाम मानव चेतना हो गया। इस रियलाइजेशन का नाम मानव चेतना है कि मैं किसी धरती विशेष से ही नहीं, मैं पूरे अस्तित्व से संबंधित हूँ और पूरे अस्तित्व के जर्रे जर्रे को समझने की ताकत मानव के पास है ना। आज मैं इस धरती पर शरीर चलाता हूँ, कल मैं किसी दूसरी धरती पर शरीर चला सकता हूँ, है ना। तो जीवन के रूप में, स्वयं जीवन के रूप में, और फिर फाइनली जाएंगे तो आत्मानुभूति के रूप में। तो फिर पूरे ब्रह्मांड के साथ में मेरा कोई रिश्ता है, ये जो पूरे ब्रह्मांड के साथ में मैं अपना रिश्ता पहचानता हूँ, ये मानव चेतना है। तो इसका मतलब संबंध की पहचान कहाँ से होगी? तो सहअस्तित्व की महिमावश अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में संबंध की पहचान, अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में संबंध की पहचान और मूल्य का निर्वाह। अभी जब हम सशरीर बहुत सोच रहे होते हैं तो हम अपने परिवार में घूम रहे होते हैं, तो परिवार में घूमने से न्याय समझ में नहीं आएगा, है ना। परिवार में घूमने से फिर हम संवेदनशीलता में चले जाते हैं। तो इसका बेसिक सूत्र कैसा है? फील यूनिवर्सल, थिंक ग्लोबल, एक्ट लोकल। फील यूनिवर्सल, जीवन में क्या फील करने की ताकत है, क्या अनुभव करने की ताकत है, पूरा अस्तित्व को अनुभव करने की ताकत है, तो फील यूनिवर्सल। थिंक ग्लोबल, कम से कम हम कार्य व्यवहार के रूप में, जो योजना के रूप में एक धरती के बारे सोच सकते हैं, सशरीर की मानव रूप में बात कर रहे हैं। एक्ट लोकल, जीना हमारा लोकल में होता है, यही न्याय धर्म सत्य है। जीने का स्वरूप लोकल में परिभाषित होता है, इसका नाम न्याय है। एक प्लैनेट के अर्थ में हम अखंडता सार्वभौमता के स्वरूप को सशरीर सोचते हैं, इसका नाम धर्म है। हम पूरे अस्तित्व को फील कर सकते हैं, इसका नाम सत्य है ना। ये वहाँ से न्याय अवतरित होगा तो इसका कोई धीरे धीरे अपने भीतर वो खुलेगा, और नहीं तो न्याय परस्परता में संबंध, और एक भाई बहन के साथ करें और पति पत्नी के साथ करें तो फिर इतना ही होगा कि चलो फिर वो घूम फिर के संवेदनशीलता में जाके उतर जाता है। एक दूसरे का ख्याल रखें, एक दूसरे की मदद करें, एक दूसरे को सपोर्ट करें, है ना। इसका नाम संबंध नहीं है, इसका नाम संबंध नहीं है। एक परिवार में संबंध को देखने का स्वरूप कैसा होगा? एक परिवार में संबंध को देखने का स्वरूप अब कैसा होगा? मैं बहन के साथ संबंध कैसे देखूं, भाई के साथ संबंध कैसे देखूं, पत्नी के साथ संबंध कैसे देखूं, कैसे देखूंगा? व्यवस्था का अर्थ मतलब, है ना। तो बेसिकली यदि उसको भाषा रूप में कहेंगे तो मानव लक्ष्य के अर्थ में, मानव लक्ष्य के अर्थ में संबंध की पहचान। मानव लक्ष्य का मतलब क्या हो गया? सभी मानव समाधानित हो जाएं, सभी परिवार समृद्ध हो जाएं, समाज भय से मुक्त हो जाए, अखंडता को पा जाए, धरती पे चारों अवस्थाओं में संतुलन हो, ये मेरा लक्ष्य है। फिर धरती पे सभी समझदार हो जाएं तो मैं सबको समझदार करूंगा, ऐसा नहीं है। जब कार्यक्रम के रूप में जाएंगे तो बहुत छोटा हो जाएगा, लेकिन भाव रूप में जैसे अभी हमने अपने परिवार को स्वीकारा हुआ है कि मेरे परिवार ठीक से चले, मेरे परिवार ठीक से चले, तो हम सोचते ही हैं कि यार सब कोई शिविर कर लें, अध्ययन कर लें, समझदार हो जाएं, आपस में हार्मनी रहे। तो जैसे चेतना के रूप में, भाव रूप में मैंने अपने परिवार को स्वीकारा हुआ है, यदि मेरे परिवार के आगे मेरा बहुत विचार नहीं जाता है तो इसी का नाम जीव चेतना है। जीव चेतना का मतलब ही है कि शरीर के आधार पर भाव फैला हुआ है, जबकि भाव का फैलाव तो शरीर के आधार पे नहीं है, भाव का फैलाव तो जीवन और अस्तित्व के साथ है। तो कम से कम मेरा भाव फैलता है कि समाज एज ए होल में व्यवस्था हुए बिना मेरा परिवार भी सेफ नहीं है, व्यवस्थित नहीं है। तो फीलिंग में क्या रहेगा? प्लैनेट पूरा, और ये आएगा, वहाँ तक आए बिना ये बहुत बड़ा शिफ्टिंग नहीं हो रहा है। तो भाव के रूप में देश कम से कम, है ना, प्लैनेट भी आएगा ही, क्योंकि अब तो बहुत छोटा हो गया ना मामला। अब तो ग्लोबल वार्मिंग कैसे हो रही है, कैसे एक दूसरे को अफेक्ट कर रही है, कैसे तमाम तरह का जो भी नेगेटिव आ रहा है वो कैसे हमारे परिवार तक कैसे पहुंच रहा है, मेरे घर तक संसार की सारी बेवकूफ़ियों की पहुंच बन गई। तो वो देश वाला कॉन्सेप्ट भी ख़त्म हो गया।
तो इन सारी चीज़ों ने अच्छा किया बुरा किया, लेकिन हमको एक ग्लोबल लेवल पे सोचने के लिए ज़्यादा व्यावहारिक बना दिया। मतलब अब हमको अपनी आवश्यकता लगने लगी। तो इस रूप में, भाव रूप में ये स्वीकार होता ही है कि धरती के सभी मानव समझदार हों, ये मेरी ज़रूरत है ना। कल को अब ये बहुत कॉमन ही हो गया है कि लगभग बच्चे पढ़ के किस कंट्री में चले जाएंगे, जिन कंट्री का नाम नहीं सुना वहाँ जाके बच्चे चले जा रहे हैं। मतलब कई तो कंट्री ऐसे है जिनको रोज़मर्रा में नाम हमको बहुत सुनाई नहीं देता है। तो सार रूप में बात इतनी निकल के आई कि मेरा भाव का फैलाव कितना है, भाव के रूप में मुझ में क्या चलता है, भाव और विचार के रूप में मुझ में क्या चलता है। विचार के रूप में यदि पूरा नहीं फैलता है तो परिवार में वो पूरा नहीं पड़ेगा। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में मुझको मानव लक्ष्य स्वीकार हुआ है। मानव लक्ष्य स्वीकार हुआ है का मतलब पूरा फैलाव हो गया है। मूल बात उतनी ही, हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है, व्यवस्था में भागीदार है। यदि मैं एक इकाई हूँ और मैं मानव रूपी इकाई हूँ तो व्यवस्था का स्वरूप तो अखंडता सार्वभौमता है। अखंडता सार्वभौमता के स्वरूप को ही मैं मानव लक्ष्य के रूप में समाधान, समृद्धि, अभय, सहअस्तित्व बोलता हूँ। ये मुझको स्वीकार हो गया है। तो मेरी बहन के साथ क्या करूँगा, अब पत्नी के साथ क्या करूँगा और भाई के साथ क्या करूँगा। तो मानव लक्ष्य के अर्थ में बहन के साथ क्या करूँगा। यदि उसको स्वीकार नहीं हुआ है तो पहले उसको स्वीकार ही हो जाए, और स्वीकार हो जाए तो मिलके काम करेंगे। तो पहला काम समझ का ही है। तो समझ के, और पहला काम का मतलब खाना तो रुकता नहीं है, उसके लिए जो करना होता ही रहेगा, लेकिन उसका अधूरापन भी हमारे साथ चलता ही रहेगा। तो मूल में चाहे परिवार है, और परिवार और समाज अलग से है नहीं, है ना। परिवार का इतना ही मतलब है कि हमारे भौतिक दायित्व तो परिवार के साथ हैं बस। उसके अलावा परिवार और बाहर में बहुत बड़ा अंतर नहीं है। क्योंकि आप अपने बच्चे को ज्ञान देना भी चाहोगे, उसका लेने का मन नहीं है तो आप क्या कर लोगे। जैसे बाबा के साथ ज्ञान होने के बाद ये स्थिति बनी कि बाबा ने सबसे पहले अपने परिवार के लोगों को चीज़ें शेयर करना शुरू किया। तो जो भी स्थितियाँ थी, सामने चीज़ें आई, तो बाबा ने इसको भाई मेरे बच्चों को ज्ञान दूं या जो ज्ञान चाहते हैं वो मेरे बच्चे। तो उल्टा कर दिया तो सारा दरवाज़ा खुल गया। तो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है, हर व्यक्ति अपनी पात्रता अनुसार ही लेगा। तो मेरे परिवार के लोगों की एक पात्रता है, उस पात्रता के साथ उनकी ग्रोथ होगी। उससे ज़्यादा के लिए प्रयास करेंगे तो वो उन पर प्रेशर फील होता है, दबाव फील होता है ना, उससे दूरियां ही बनती हैं। तो हर व्यक्ति की ग्रोथ अपनी पात्रता के साथ होगी, वातावरण बना रहे, लेकिन समझ के रूप में फिर वो उसका विस्तार बाहर अपने आप जाता है, नेचुरली जाता ही है। तो इस रूप में भाव का, समझ का विस्तार, इसलिए शिक्षा के लिए दूर दूर आना जाना सबसे अधिक शिक्षा के लिए स्वीकार हुआ। वस्तु के लिए दूर दूर आना जाना के लिए जितना लोकलाइज काम चल जाए वैसा बात हुआ। तो एक बात समझ में आ गया। तो कुल मिला के मेरे परिवार के सभी लोगों को मानव लक्ष्य स्वीकार हो जाए, इसके लिए अध्ययन, इसके लिए शिक्षा, और ऐसा स्वीकार हो जाता है तो उनकी योग्यता, पात्रता, क्षमता के अनुरूप मिलके अपनी भागीदारी। तो एक परिवार अपने परिवार की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी जिम्मेदार है, और एक परिवार समाज में भी व्यवस्था हो इसके लिए भी उतना ही जिम्मेदार है जितना वो अपने परिवार के अर्थ में जिम्मेदार है। तो ऐसा फिर एक परिवार का स्वरूप बना। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम हमारी पूरी प्रकृति में लागू है ना। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि भाई किडनी है, तो किडनी में कितने सारे सेल साथ में मिलके काम कर रहे हैं। हर सेल को क्या पता है कि वो सेल बढ़िया मिलके आपस में काम करें। हर सेल को क्या इन्फॉर्मेशन है उसके पास कि लाखों सेल मिलके काम करते हैं और उनमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। तो हर सेल को पता है कि किडनी का शरीर के साथ में क्या भूमिका है। तो हर मानव को पता हो कि मेरे परिवार की, समाज के साथ क्या भूमिका है। तो ये फ्रेम को अपने में स्थिर रखोगे तो अध्ययन होगा, नहीं तो गोल गोल घूम के संवेदनशीलता में घूम जाओगे, है ना। नहीं तो जब हम लोग शिविर किए थे तो समझ में आ गया कि परिवार में न्याय होता है, चलो पत्नी को सुबह उठ कर रोज चाय पिलानी और पत्नी को सहयोग देना है। तो हम कुल मिला के बात संज्ञानशीलता की हुई थी और हम उसको संवेदनशीलता में ले आए। यदि ये फ्रेम आपके पास नहीं रहेगा तो आप 6 महीने भी अध्ययन करो, आप कुछ भी कर डालो, आप सारी संज्ञानशीलता की सूचना को संवेदनशीलता में ले जाओगे।
शिविर लेते लेते मेरे को कई साल बाद समझ में आया कि हम जो बोल रहे हैं वो हम बोल कुछ और रहे हैं, पहुंच कुछ और रहा है। तो संवेदनशीलता पहुंच रही है। संबंधों में जीना है मतलब एक दूसरे का ख्याल रखना। ख्याल रखने का इतना ही मतलब है कि एक दूसरे की अनुकूलता प्रतिकूलता का ख्याल रखना, और उसमें तृप्ति बिंदु आता नहीं है। एक की अनुकूलता का ख्याल हमने रख भी लिया, लेकिन वो अपनी मानसिकता से दुखी है, कोई ना कोई बात पे शिकायत करेगा। तो अपने आप में जांचना कि मेरे भाव का विस्तार और मेरे विचार का विस्तार कितना है, मेरे ऊपर जिम्मेदारी का विस्तार मैंने कितना अपने आप में लिया है, और जो मैं कर रहा हूँ यदि मेरा भाव और विचार परिवार की सीमा के बाहर नहीं जाता है तो इसका नाम संवेदनशीलता है। विचार तो व्यवस्था का ही होगा, है ना। जैसे अनुभूति किसकी है? अनुभव सहअस्तित्व में है। विचार व्यवस्था का है। व्यवस्था जब बोल रहे हैं तो अखंडता सार्वभौमता का है। यदि अनुभव मूलक विधि से देखेंगे, अनुभव मूलक विधि से देखेंगे तो न्याय प्रमाणित होगा। बहुत पुरानी बात है, हमारे एक सीनियर बहुत मित्र हैं, वो बहुत परेशान होकर बोलते हैं, यार हमको 11 साल 12 साल साथ में जीवन विद्या में हो गया और हमारे बीच में न्याय प्रमाणित नहीं हो रहा है। तो न्याय प्रमाणित नहीं हो रहा, फिर न्याय तो दो जागृत मानव के बीच में प्रमाणित होता है। एक व्यक्ति बाबा जागृत भी हैं, सामने वाला व्यक्ति जागृत नहीं है, तो न्याय प्रमाणित नहीं हो सकता है। न्याय का मतलब ही है कि अनुभव का मल्टीप्लाई होना और दो मानव का अनुभव की रोशनी में जीना। क्योंकि अनुभव की रोशनी वो जगह है जहां में अखंडता सार्वभौमता मेरे भीतर वास्तविकता के रूप में स्थिर हो गई। उसके पहले अखंडता वास्तविकता मेरे पास मेमोरी में है, शब्दों में है। तो अखंडता वास्तविकता मेमोरी में रहेगी तो न्याय का निर्वाह होगा कि अखंडता वास्तविकता मेरे पास वस्तु के रूप में आ जाएगी, उपलब्धि के रूप में आ जाएगी, साक्षात्कार बोध के रूप में आ जाएगी, अनुभव के रूप में आ जाएगी, तो न्याय का निर्वाह होगा। तो न्याय का निर्वाह ऐसे भी हमारे अधिमूल्यन अवमूल्यन होते रहते हैं। तो न्याय का निर्वाह किन दो लोगों के बीच में होगा? तो दो जागृत मानव के बीच में होगा। क्या उसके पहले न्याय का बिल्कुल पता नहीं चलेगा? चलेगा, ग्लिम्स मिलेंगे। पहला ग्लिम्स संवेदनशीलता में ही मिलता है। संवेदनशीलता कोई खराब चीज़ ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। कम से कम मेरे को ये ध्यान जाता है कि यार दूसरा भी कैसे सुखी दुखी होता है और उसके सुख दुख से मेरा कोई जुड़ाव है, तो चलो उसको सपोर्ट देना जिम्मेदारी है, कम से कम बात करना जिम्मेदारी है, सहयोग देना जिम्मेदारी। यहाँ से वो शुरू होता है। जब भी कोई व्यक्ति शुरू करेगा संवेदनशीलता से ही शुरू कर पाएगा। लेकिन संवेदनशीलता में ना घूम जाए, वो संज्ञानशीलता की ओर गति करे, तो इसका अर्थ है कि जैसा अपन ने चर्चा किया कि एक किडनी के सेल को पता है कि किडनी की शरीर में क्या भूमिका है, वैसे ही एक मानव को पता है कि मेरे परिवार की अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में क्या भूमिका है। जैसे अभी भौतिकवादी दौर चलता है तो इसमें व्यक्ति की पहचान है, इसमें व्यक्ति का कार्यक्रम है, परिवार का कोई कार्यक्रम नहीं है ना। जब हम दर्शन की बात कर रहे हैं तो परिवार को व्यवस्था की इकाई के रूप में पहचानता है, इसलिए परिवार की आइडेंटिटी है। इसलिए पहले बच्चे से अपेक्षा करते थे कि परिवार का नाम रोशन करेगा। अब परिवार कहीं छूट गया है, अपना नाम रोशन करता है। तो साधना भी व्यक्तिवादी है, भोग भी व्यक्तिवादी है। दर्शन की खूबसूरती यही है कि ये परिवार को व्यवस्था की इकाई के रूप में पहचानता है। यदि परिवार व्यवस्था की इकाई के रूप में पहचान में आता है तो व्यवस्था में भागीदारी परिवार के स्वरूप में होगा कि व्यक्ति के स्वरूप में होगा? अखंडता सार्वभौमता में भागीदारी का स्वरूप में परिवार को इकाई माना जाए कि व्यक्ति को इकाई माना जाए? तो परिवार को इकाई माना जाएगा तो इसका मतलब ये हुआ कि हर व्यक्ति में मानव लक्ष्य की पहचान होगी। मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरे परिवार की भूमिका क्या होगी, उसके अर्थ में मेरी परिवार में क्या भूमिका होगी, तब ये तय होगा। तो आपस में संबंध की पहचान होगी। बोल के बताओ क्या बोला? इससे कम में नहीं होगा, इससे कम में कोई न्याय नहीं है। इससे कम में शब्दों में घूमेंगे, है ना, और फ्रस्ट्रेशन आएगी, है ना। यदि फ्रेम क्लियर नहीं है तो हमारी कल्पनाशीलता का विस्तार ही वहाँ तक नहीं जाता है। तो कल्पनाशीलता में अर्थ ही नहीं समाता है। कल्पनाशीलता में अर्थ ही नहीं समाया है तो वास्तविकता के साथ में तदाकार होने की बात ही नहीं आती। क्या बोला मैंने? कौन बोलेगा? माइक। सारी बात को नटशेल में बोले तो मैंने क्या बोला? बोलो कोई भी बोलो। एक माइक बंद कर दो, एक चालू रखो। हाँ आप बोलो पहले, आप बोलो। वैसे तो मुझे आपने बोला कि जैसे हम लोग जो हैं वो
तभी किसी व्यवस्था में भागीदारी कर पाएंगे जब वो व्यवस्था पूरी अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में कैसे भागीदारी करे वो हम लोग को समझ में आएगा। तो तभी उस हिसाब से हम लोग अपने परिवार में को समझ पाएंगे, उसमें भागीदारी कर पाएंगे। और क्वेश्चन बहुत प्रिसाइज है कि परिवार में परस्पर संबंधों को पहचानने का आधार क्या होगा? हम परिवार में भाई बहन, माता पिता, चाचा ताऊ, जो भी एक परिवार में हो सकते हैं, ये सब एक दूसरे के साथ आपस में संबंध कैसे पहचानेंगे? वो मानव लक्ष्य और मूल्यों, मतलब जो मतलब पूरी एक व्यवस्था है ना, तो उसमें मूल्यों के आधार पर जो परंपरा बनी है ऐसे। बढ़िया। हाँ जी, और कोई? अच्छा, बोलो बोलो, कोई भी बोलो। क्या 2-4 बार बोलने से अपने में स्थिर होगा? आपने जो न्याय को लेकर बात की, जो स्पष्टता बनी है, एक तो ये कि अभी हम जो पकड़ते हैं तो वो कहीं ना कहीं संवेदनशीलता में पहुंचता है कि हमको लगता है कि हम जहाँ जी रहे हैं वो ध्यान में उतना ही आता है, उससे ज़्यादा आता नहीं है। तो अभी हम जब सहअस्तित्व को पकड़ के चलते हैं कि सारी चीज़ें कैसे आपस में जुड़ी हुई हैं, ये भाव बनता है, तो हर एक के साथ अपने अंदर जुड़ाव बनता है। तो जो भौतिक जिम्मेदारियां हैं, उनके दायित्व हैं, वो तो परिवार तक ही होगा कि उनकी सीमा, भौतिक चीज़ों की भी सीमा और अपनी शरीर की भी सीमा है। लेकिन भाव के रूप में हम सबके साथ जुड़े और हमारा लक्ष्य व्यवस्था में जीना है, तो वो समाधान के साथ होगा। और दूसरे के साथ भी हमारा संबंध है तो वो समाधान के साथ ही है। अगर कहीं हमारा जहाँ संबंध है भी, जो हम पहचानते हैं वो समाधान के अर्थ में, अगर ऐसी स्थिति नहीं बनती है तो पहले तो वहाँ सहमतियों पे काम करेंगे, है ना। और वो सहमतियाँ बनती हैं तो फिर आगे के लिए कार्यक्रम की हम कैसे मिलकर अखंड समाज के लिए, है ना, कार्यक्रम बना पाए। लेकिन उसकी शुरुआत समाधान से होगी। तो हमारा लक्ष्य, जो मानवीय लक्ष्य है, वो समाधान, समृद्धि, अभयता के लिए है। और फाइनली सहअस्तित्व। तो एक परिवार जो है, वो परिवार एक व्यवस्था है, और वो परिवार में मैं एक भागीदारी करता हूँ उन व्यवस्था में। अगर एक बड़ा परिवार का कुछ रोल प्ले होता है तो मेरा परिवार में क्या रोल है वो तय होता है। अदरवाइज मैं अकेले कुछ, हम कोई तीर मार लेंगे, ऐसा होता नहीं है। ऐसा एक बात पकड़ में आती है। तो ये एग्जैक्टली बहुत इंपॉर्टेंट बात लगती है। नहीं तो हम बहुत ही आसमान से गिरते हैं, खजूर पे अटक जाते हैं। लगता है कि पत्नी, भाई बहन, दोस्त यार, और हम कुछ अच्छी बातें कर रहे हैं तो बात पूरी हो गई, तो फिर कहीं ना कहीं जूझते हैं, अपेक्षाएं अनावश्यक खड़ी कर लेते हैं। अगर हमारा ध्यान और हम और ज़्यादा अपेक्षाएं जगा देते हैं। हाँ, जगा भी देते हैं और हम खड़ी करके खुद जूझते रहते। तो अगर ये सहअस्तित्व की बात समझ में आती है कि मेरा समझना मेरे स्वत्व के लिए ज़रूरी है, तो फिर अपेक्षाएं कैसी करनी है, कितनी करनी है, ये इसकी निश्चितता भी होने लगती है। ये बात पकड़ में आती है आपकी बातों से। बहुत बहुत बढ़िया, अच्छा बोला। हाँ जी, और बोलिए बोलिए, 2-4 लोग बोलिए, इसको रिपीट करिए, कोई दिक्कत नहीं। पहले क्वेश्चन बाद में करते हैं, पहले इसको थोड़ा पूरा कर लेते हैं। जैसा उन्होंने बोला ऐसा आप भी बोलने की कोशिश करो। 2-4 लोग बोलेंगे तो थोड़ा सा तब तक स्थिर हो जाएगा। भैया मुझे ऐसा समझ में आया कि न्याय जो है वो संबंध में घटित होता है। तो जो संबंध है उसकी परिभाषा ये पूर्णता के अर्थ में बंध। तो इस तरीके से पूर्णता के लिए ही संबंध होते हैं और संबंध का निर्वाह ही न्याय रूप में होता है। तो इस तरीके से पूर्णता सहअस्तित्व में अनुभव ही पूर्णता है। तो इस तरीके से न्याय भी सहअस्तित्व तक ही हो, तो मतलब कि सहअस्तित्व के मूल में होने के कारण न्याय घटित होता है संबंधों में। हाँ, मतलब ये आपकी भाषा में जो आ रहा है उसमें गैप ये हो जा रहा है कि यदि हम, ऐसा लग रहा है कि जैसे अनुभव मुझको पाना है, उसके लिए एक दूसरे के लिए पूर्णता में सहयोग देना है, जबकि अनुभव फल है। प्रक्रिया में यदि नहीं जाएंगे, प्रक्रिया का नाम है मानव लक्ष्य, और मानव लक्ष्य का मतलब है कि सभी मानव समाधानित हो, सभी परिवार समृद्ध हो। तो सभी मानव समाधानित हो, ये एक काम है। सभी परिवार समृद्ध हो, ये एक काम है। सभी परिवार, उसके बाद समाज भय से मुक्त हो, ये ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेगा, और कुल मिला के संतुलन हो। तो मेरे करने वाला काम ये है, ये काम करने से मेरा अनुभव का पात्रता बनेगा। इसलिए कहा कि अनुभव कार्यक्रम नहीं है। अनुभव होना है, ये कोई कार्यक्रम नहीं है। तो अनुभव स्वयं स्फूर्त क्रिया है। अनुभव के लिए जो पात्रता बनने वाला काम है, तो जब मैं अपने परिवार में दूसरे के साथ बात करने जाता हूँ तो पता चलता है यार बात नहीं हो पा रही है। तो मेरे को पहली बार पता चलता है कि मेरे को तो लग रहा है कि मेरे को पता था, या मुझको लगता है कि कोई टॉपिक पे मेरी क्लैरिटी है। जब मैं बोलने जाता हूँ तो तब पता चलता है कि मेरी क्लैरिटी नहीं है।
तो मानव शरीर का होने का इतना ही मतलब है, जिसको कह रहे हैं कि सुना हुआ सुनाने के काम आता है, समझा हुआ जीने के काम आता है। यदि मैं सुना नहीं पा रहा हूँ, इसका मतलब सुन नहीं पाया हूँ, ये कसौटी हो गई। यदि मैं दूसरे को समझा नहीं पा रहा हूँ, दूसरा समझ नहीं पा रहा है, वो मल्टीप्लाई नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब मेरा आचरण पूरा नहीं है, मेरे को समझ में नहीं आया है। तो मैं सुन पाया हूँ, एक सीढ़ी है, मैं समझ पाया हूँ, एक सीढ़ी है, दोनों का क्रॉस चेक हो गया। दोनों के क्रॉस चेक में निकल के आ गया कि यदि 2 तक जाता है तो 3 तक जाता है तो 1000 तक जाएगा ही। तो सभी समाधानित हों, इसमें मेरी भूमिका क्या है? सभी परिवार समृद्ध हों, इसमें मेरी भूमिका क्या है? हर आदमी सभी जगह सारी भूमिका लेगा ऐसा नहीं कहा जा रहा है, लेकिन सभी कोई व्यक्ति कोई भी भूमिका लेगा, वो डॉक्टर है कि इंजीनियर है कि खेती करता है कि कुछ भी करता है, कुल मिला के मानव लक्ष्य के अर्थ में कहीं फिट होगा ही। तो उस अर्थ में हमारी भूमिकाएं अलग अलग हो सकती हैं। तो ये बात बहुत क्लैरिटी के साथ में आ गया कि बेसिकली मानव का सारी यात्रा का इतना ही मतलब है कि अनुभव योग्य पात्रता का अर्जन हो जाए। अनुभव योग्य पात्रता का अर्जन का मतलब है कि समझना मानव की परस्परता में है, सुनना मानव की परस्परता में है, सुनाना मानव की परस्परता में है, समझना मानव की परस्परता में है, जीना मानव की परस्परता में है, प्रमाणित करना मानव की परस्परता में है। तो यहाँ पे ये जो सशरीर होने का, मानव होने का मतलब है, ये सिद्ध होता है कि मानव रूप में हम सारी चीज़ों को लेके आगे बढ़ते हैं। तो जब हम केवल अनुभव और पूर्णता की बात करते हैं तो उसमें कहीं यदि हमारे भीतर वो विस्तार बना हुआ है तो भाषा ठीक है, भाषा में गलती नहीं है, लेकिन क्या उस भाषा में छूट जाने का खतरा है, वो मैंने कहने की कोशिश की। तो मूलतः अनुभव कार्यक्रम नहीं है, अनुभव के लिए कार्यक्रम है, पात्रता अर्जन कार्यक्रम है। तो मेरी पात्रता हो जाए, उसके लिए मानव लक्ष्य की पहचान, मानव लक्ष्य के अर्थ में अपने आप को, अपनी योग्यता को तैयार करना, और मानव लक्ष्य के अर्थ में अपनी यात्रा को करते हुए मानव लक्ष्य को प्रमाणित करना। इस अर्थ में अनुभव के लिए पात्रता का विकसित होना। जो मेरा ध्यान गया, जो अभी तक के था कि मतलब एक पहले परिवार में जीना, फिर समाज में जीना, एकदम झंझट। हाँ, तो वो एकदम वाली झंझट है चीज़ ये। एकदम क्लियर हुई। पहले वाले कुछ नहीं होता। आप 4 लोग के साथ में जीते ही हो, आप घर में भी कुछ लोगों से बात करते हो और कुछ लोग आपके बाहर मित्र हैं, उनसे या तो परिवार की थोड़ी वो बढ़ा दो। परिवार मतलब ब्लड फैमिली नहीं है, परिवार मतलब ब्लड फैमिली प्लस जहाँ भी हम व्यवसाय करते हैं और जहाँ भी हम अपने मित्रों के साथ जी रहे हैं, जितने लोगों के साथ भी हम निश्चित अपेक्षा के साथ में रोज उठ बैठ रहे हैं, वो हमारा मिनिमम एक्ट लोकल है। तो इस पे भी ध्यान गया कि जब मैं खुद की भागीदारी और परिवार की भागीदारी अगर व्यवस्था के अर्थ में देख रही हूँ, तभी वो न्यायपूर्वक, मतलब एक तो मूल्यों का उसमें निर्वाह हो रहा है, अगर उसी हिसाब से फिर वैसे ही परिवार में जीना भी होगा मेरा, उससे फिर एक न्याय समझ में आता है। तो आपने जो वो कहा था, फील यूनिवर्सल, थिंक ग्लोबल और एक्ट लोकल, तो इस पे ध्यान गया कि जब मैं अगर मानव लक्ष्य देख रही हूँ, उस आधार पर अगर मेरी परिवार में भागीदारी है, समाज में भागीदारी है, तब वो न्याय रूप में मुझे दिखता है, तभी संबंधों इसको और फिर से भाषा और क्लियर कर देता हूँ और ठीक से कह देता हूँ। मेरे परिवार का अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में भूमिका की स्पष्टता से मेरा परिवार के लोगों के साथ में रिश्ता तय होगा। मेरे परिवार की अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में क्या भागीदारी है, ये मैं अकेला पहचानूंगा कि परिवार के सारे लोग पहचानेंगे? एक परिवार के सारे लोग पहचानेंगे। तो परिवार के सारे लोग मिलके अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में परिवार की भूमिका को पहचानेंगे। अब इस भूमिका का निर्वाह करने के लिए, उस भूमिका का निर्वाह करने के लिए इस इकाई को बनाए रखना है। बस को कहीं जाना है तो बस का रिपेयर मेंटेनेंस ठीक रखना है, लेकिन बस का रिपेयर मेंटेनेंस ठीक करने का क्या मतलब है कि बस को कोई लक्ष्य तय करना है। तो परिवार का जो लक्ष्य है, तो परिवार को अखंडता सार्वभौमता के अर्थ में अपनी भूमिका को नियोजन करना है। इस अर्थ में उस परिवार को बनाए रखने की जरूरत है। इस अर्थ में इसको बनाए रखने की जरूरत इसलिए है ताकि उसका प्रयोजन सिद्ध हो सके। अब हमको मिलके क्या करना है? मुझे लगता है, और ये जब तक कि ये ऐसा तब तक समझ नहीं आएगा जब तक मैं अपने आप को शरीर रूप में देख रही हूँ। हाँ, शरीर का वहाँ भूमिका ही नहीं बनेगा। तो मैं उस वैसे फिर सोच ही नहीं पाऊंगी, सिर्फ परिवार और खुद में ही रह जाऊंगी उसमें। इसमें जब हम मानवीय व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो 5 व्यवस्थाओं से एक बड़ी व्यवस्था ये बनेगी जहाँ हम न्यायपूर्वक जी सकते हैं।
तो एग्जैक्टली जो अभी हम परिवार में जीने या एक परिवार के दायरे की जहाँ पर भी हम नित्य निभते हैं, तो वहाँ एग्जैक्टली हम सहअस्तित्व के विचार के साथ हैं, हम कह सकते हैं। लेकिन जो सर्टिफिकेशन है वो वहाँ मिलता है जिनके साथ हम निभ रहे होते हैं कि वहाँ कितना हम मूल्यपूर्वक जी पा रहे हैं। उसी से ये तय होता है कि हम कितना कहाँ तक सोच पा रहे हैं हम। ठीक है, ऐसा पढ़ना। और फिर जब हम बात करते हैं कि संपर्क और संबंध भी 2 शब्द आते हैं, तो संबंध तो है, लेकिन हम संपर्कों में भी क्या मानवीय लक्ष्य को ध्यान रख पाते हैं या वहाँ पर भी हम कैसे चलते हैं? तो उससे भी एक झलक, ऐसा मुझे लग रहा है, उससे भी एक झलक आती है कि हमारा नज़रिया क्या है, हमारा भाव क्या है सबके लिए, कि हम संबंधों में इसलिए निभ जाते हैं कुछ अनुकूलता, या संपर्कों में इसलिए कि कुछ नहीं। हाँ, बस देखो सार बात इतनी है कि 24 घंटे आपके भाव और विचार में क्या चलता है, ये तो पकड़ा जा सकता है। बिल्कुल। 24 घंटे मेरे भाव और विचार में मानव लक्ष्य के अर्थ में मेरी भूमिका मुझको दिखाई देती है, चाहे आज उसका विस्तार बहुत छोटा होगा, लेकिन मेरा दृष्टि वो बना हुआ है कि कुल मिला के जो बात कह रहे हैं कि मानव लक्ष्य की पहचान नंबर 1, मानव लक्ष्य के अर्थ में अपनी योग्यता का अर्जन नंबर 2, और मानव लक्ष्य के अर्थ में अपनी योग्यता का प्रमाणीकरण नंबर 3। ये परिवार के हर व्यक्ति की ज़रूरत है। लेकिन सब एक साथ चलेंगे क्या, एक गति से चलेंगे क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसका मतलब है कि आज की जैसी भी हमारी स्थितियां हैं उसमें हम स्टेप 1 पे खड़े हैं, तो वहीं से आगे धीरे धीरे रास्ते बनेंगे। लेकिन इससे कम में मेरे परिवार के किसी भी मेंबर का जो भी गति हो, स्थिति गति हो, वो उसकी अपनी जर्नी है, उसमें मेरी एक सीमा ही है इंटरफेस करने की। लेकिन यदि मुझको मेरे लिए सोचना है तो मैं मेरे लिए क्या सोचूं? तो मुझको मेरे लिए, यदि मैं मुझ में गुणात्मक परिवर्तन चाहता हूँ, यदि मैं मुझ में गुणात्मक परिवर्तन चाहता हूँ, तो मेरा लक्ष्य के रूप में क्या, मेरे 24 घंटे मेरे भाव और विचार में क्या चीज़ चलती है, जो 24 घंटे चलता है वही लक्ष्य, उसको मैं पहचान सकता हूँ, है ना। तो क्या वाकई में उसमें अखंडता, सार्वभौमता, चाहे मैं खेत में उत्पादन करता हूँ, लेकिन मेरा खेत में उत्पादन करने का कनेक्शन में और अखंडता सार्वभौमता के साथ में लगातार मेरा बना हुआ है, और उस अर्थ में मेरी भागीदारियों का कोई विस्तार धीरे से आगे बनेगा। तो इस अर्थ में पूरे परिवार का मानसिकता के रूप में पूरे परिवार का सजना, मानसिकता का व्यवहार के रूप में एकजुट, एक सूत्रता के साथ में हो पाना, और फाइनली एक परिवार का सज के उसमें प्रस्तुत होना। हो सकता है इसमें 1 पीढ़ी लगे, 2 पीढ़ी लगे, 3 पीढ़ी लगे, मुझको नहीं पता, है ना। लेकिन फाइनली जब भी होगा, एक व्यक्ति में होगा तो इतना ही है, एक परिवार में होगा तो इतना ही है, क्योंकि ये शाश्वत है। तो फिर से बोल के इस बात को आगे बढ़ाते हैं। मेरे परिवार की अखंडता सार्वभौमता में भूमिका के अर्थ में परस्पर संबंध की पहचान और उसका निर्वाह, इसका नाम न्याय है। इसमें ऐसा लग रहा है जैसे सर्व सुख में मेरा सुख है। हाँ, उससे कम में न्याय नहीं है, क्योंकि यदि उससे कम में संवेदनशीलता है। अखंडता होगी, सार्वभौमता होगी, तो मुझे मेरा जो लक्ष्य है, मानव लक्ष्य, जीवन लक्ष्य, वो उसमें समाया ही हुआ है। हाँ, और वो परिवार के अर्थ में, अखंडता के अर्थ में पूरा हो ही जाएगा। बढ़िया। तो न्याय जिसको बोल रहे हैं, न्याय जिसको बोल रहे हैं वो कुछ बड़ी घटना है। अभी हम अन्याय ना होने को न्याय बोल रहे हैं, एक दूसरे का अनुकूलता प्रतिकूलता को ध्यान रखने को न्याय बोल देते हैं, है ना। ठीक है, खराब चीज़ कोई नहीं है, पर न्याय अभी आगे न्याय न्याय बोलते हैं, उसमें फिर जो न्याय अन्याय, तो फिर ये अन्याय किस अर्थ में होता है? जो न्याय नहीं है वो सब अन्याय है। अखंडता नहीं है तो सब छोटा ही है, तब तक जूझना ही है। तब तक हम अपने भीतर भी जूझ रहे हैं, परिवार में भी, अपनों से भी जूझ रहे हैं, समाज में भी जूझ रहे हैं। एक व्यक्ति इस जूझने से बाहर निकल जाता है तमाम नेगेटिव परिस्थितियों के बावजूद। ये मानव की ताकत है, ये ज्ञान की ताकत है कि वो कोई अप्रभावित वस्तु है। नहीं तो फिर निकलने का रास्ता ही नहीं है। सब ठीक होंगे तब मैं ठीक होऊंगा, तो कोई कहीं नहीं निकल सकता। सारी नेगेटिव परिस्थितियों के बावजूद एक व्यक्ति स्वतंत्र हो सकता है। ये आत्मा की ताकत है, ये ज्ञान की ताकत है। हाँ जी, बढ़िया बढ़िया रहा, गुड भैया। हाँ, कल जो आपसे कल चर्चा हुई थी क्लास में, इस पे सोचना है ना, इस पे थोड़ा सा अपने आप को स्थिर करना, अपनी मानसिकता को स्थिर करना, मेरा भाव और विचार कैसा चलता है,
मेरे परिवार में कैसी स्थितियां हैं, जैसी भी स्थितियां हैं, खराब कुछ नहीं है, केवल पहचानना भर है कि लक्ष्य कहाँ पे है और हम कहाँ पे हैं और कैसे उस यात्रा को अपने को पूरा करना है। कल एक और बात पे ध्यान गया कि जो हमारी कल्पना है उसको अनुमान में बदलना है। अभी कल्पना निरर्थक भी चलती रहती, हाँ अनुमान एक दिशा को तो कम से कम डायरेक्ट करता है। हाँ, तो वो काफ़ी मतलब कल्पना इधर उधर जा रही थी, तो उसको फिर एक लक्ष्य लेके उसके लिए अनुमान की तरह क्या अनुमान लग सकते, तो वो तो कल्पना भी उससे काफ़ी कंट्रोल हो गई। अभी अनुमान का तरफ ध्यान ही नहीं रहे कि कल्पना से अनुमान की ताकत पे जाना है। देखो जो मैंने बात फर्स्ट दिन चर्चा किया था कि बार बार अपने से चर्चा करना, सुखी होना चाहता हूँ कि दुखी होना चाहता हूँ, पूछो अपने आप से, और ये रास्ता दुख की तरफ जाता है। ठीक है, तो अपने आप से बात करना ही एक बड़ा काम है, मुख्य काम अभी वही है। अध्ययन काल कहें, पठन काल कहें, इसमें एक बड़ा काम यह है कि मैं अपने आप से बात करता हूँ। क्या बात करता हूँ? मेरा प्रिय हित लाभ न्याय धर्म सत्य से बात करता है। मनन में ही सबसे अधिक समय लगता है। मनन का प्राथमिक पृष्ठभूमि श्रवण है, तो श्रवण का मतलब है कि न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना श्रवण है, सुनाने में आ जाता है। न्याय धर्म सत्य का तर्कपूर्वक चित्रित हो जाना श्रवण है। न्याय धर्म सत्य का प्रिय हित लाभ की तुलना में प्रायोरिटी में आ जाना मनन है। प्रायोरिटाइज हो गया है ना, क्या बोलेंगे, प्राथमिकता में आ गया। प्राथमिकता में आया तो मनन हुआ, प्राथमिकता में नहीं आया तो अभी श्रवण है। और कल्पना प्राथमिकता में आ गया तो इसका मतलब है कि कल्पनाशीलता का क्वालिटी बदल गया है। तो प्रिय हित लाभ की कल्पनाशीलता न्याय धर्म सत्य की कल्पनाशीलता में ट्रांसफॉर्म हो गई। दृष्टि में ट्रांसफॉर्म, कंटेंट जो चित्रण था वो मतलब प्रिय हित लाभ की, इसको और टेक्निकली कहें तो प्रिय हित लाभ की इच्छाएं न्याय धर्म सत्य की इच्छा में ट्रांसफॉर्म हो गई। समझना है, अध्ययन करना है, ऐसा ही जीना है, वगैरह वगैरह। इसके साथ में पूर्वाभ्यास पूर्वग्रह रहता ही है। जीने जाते हैं तो जी नहीं पाते हैं, उसकी पीड़ा होएगी तो उस वस्तु को पहचानने की आवश्यकता बनती है। तो न्याय धर्म सत्य की कल्पना का न्याय धर्म सत्य रूपी वस्तु के साथ में तदाकार हो जाना साक्षात्कार है। तो पहला पार्ट क्या हो गया, इंपॉर्टेंट पार्ट, पहला बात यही है कि विचार को भरना। विचार को भरने का मतलब है कि प्रियहित लाभ के स्थान पर न्याय धर्म सत्य का स्वरूप, न्याय धर्म सत्य का अर्थ, न्याय धर्म सत्य तर्कपूर्वक चित्रित हो जाए। ये पहला काम, सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए। सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो गया तो लगातार फिर मेरे गैप्स को बताएगा और अपने भीतर तीव्र इच्छा होगी, जितनी आवश्यकता होगी उतना करेक्शन होता जाएगा। हाँ जी, आगे चले भैया। एक तो ये कि जितनी बात हुई है उसमें कहीं एक झलक ऐसी आती है कि बाहर कार्यक्रम करना है, एक तो समझना लगता है, लेकिन जो फील आता है कि समाज के लिए सोचना है, समाज के लिए सोचना है, तो कहीं ऐसा मैसेज समाज के लिए व्यवस्था के स्वरूप को अपने में समाना है, करना की बात नहीं कर रहे भाई। जैसे हम 24 घंटे अपने परिवार की व्यवस्था को अपने में समाये हुए हैं कि नहीं, है ना। तो 24 घंटे हम परिवार की व्यवस्था को अपने में समाये हुए हैं। अब इसका इतना ही मतलब हुआ कि 24 घंटे परिवार की व्यवस्था को अपने में समाये हुए हैं, लेकिन सारा कर कहाँ पाते हैं। जो कुछ होना हुआ कि हो ही रहा है, लेकिन स्वीकार तो कर रखा है। तो उसका मतलब है कि भाव रूप में, समझ रूप में सहअस्तित्व को अपने में स्वीकार करना। जैसे बोला कि फील यूनिवर्सल, वो तो आदमी की फील करने की ताकत तो है ही है यूनिवर्सल की, है ना। थिंक ग्लोबल, हर आदमी बैठ के भारत में बैठ के क्या बोलते हैं, पान ठेले पे खड़ा होकर राजनीति की चर्चा करता ही है। कहाँ वो राजनीति करने जाता है, उसको तो खड़ा होना ही नहीं है टिकट के लिए, तो उसको राजनीति में कोई इंटरवेंशन नहीं करना है प्रैक्टिकली, लेकिन वो चर्चा तो करता है। इसका मतलब है कि अपनी कल्पना में विस्तार उसने ले लिया है। तो इसका मतलब है कि यदि मैं राजनीति का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, यदि मैं धर्म का एग्जाम्पल ले सकता हूँ। बहुत सारे लोग धर्म के नाम पे जिस तरह से आवेशित हैं, जिस तरह से सारे क्रियाकलाप चलते हैं, चाहे वो प्रैक्टिकली करता है कि नहीं करता है, व्हाट्सएप पे तो लगा हुआ है।
तो मेरा व्हाट्सएप पे लगा हुआ होना, चाहे धार्मिक क्षेत्र में लगा हुआ होना, राजनीतिक क्षेत्र में लगा हुआ, इसका मतलब उस कल्पना को मैंने अपने आप में स्वीकार तो कर लिया है। तो इस सेंस में कह रहे हैं कि मिनिमम कोई चीज़ मेरे विचार में आएगी। विचार वो जगह है जहाँ से एक गति अनुभव की ओर बनेगी, एक गति व्यवहार की ओर बनेगी। भाई हम विचार पूर्वक एक दूसरे के साथ इंटरवेंशन करते हैं। मैं विचार पूर्वक प्रस्तुत होता हूँ, आप विचार पूर्वक ग्रहण करते हो। उस विचार को जैसा ग्रहण करते हो, एक पार्ट उसका अनुभूति की तरफ जाएगा आवश्यकता होगी तो, और एक पार्ट उसका जीने की तरफ जाएगा। जीने की तरफ जाएंगे, उसमें अधूरापन दिखाई देगा, वो हमको स्वीकार नहीं होगा, तो अनुभूति की ओर जाना हमारी आवश्यकता बनेगी। लेकिन ये विचार में भी नहीं जाएगा तो फिर शुरुआत ही कहाँ से होगी? शुरुआत ही नहीं हो सकती। फिर चाहे आप ऐसा नहीं बोल सकते 10 साल तक केवल परिवार के बारे में सोचूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। इसके लिए बढ़िया सूत्र है क्या? समझना होल टू पार्ट है, जीना पार्ट टू होल है। होल समझ में आएगा तो पार्ट समझ में आएगा। अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था समझ में आएगा तो परिवार समझ में आएगा। उसके पहले परिवार समझ में नहीं आएगा, शरीर समझ में आएगा, संवेदनशीलता समझ में आएगी, या संवेदनहीन हो जाएंगे। परिवार समझ में आ नहीं सकता यदि अखंडता सार्वभौमता समझ में नहीं आती, है ना। सिंपल सा एग्जांपल, ईंट उठा लिया। ईंट कब समझ में आ रही है? जब मकान समझ में आ रहा है। मकान नहीं है तो हटा दो तो ईंट किस काम की है? उसका कोई मतलब नहीं। फिर वो जिंदा रहने का जुगाड़ है। जंगल में 4 आदमी हैं, पत्ते खा के जिंदा रह रहे, हो गया, खत्म हो गया। उसमें चेतना के विकास की चर्चा नहीं है। तो ये अपने में बहुत स्थिर करने की जरूरत है कि यदि अखंडता सार्वभौमता स्वीकार होती है तो परिवार समझ में आता है। किसी चीज के होने का पर्पस की क्लैरिटी ही नहीं है तो फिर उसके साथ आपस में जीने की कोई तैयारी भी नहीं है। फिर जिंदा रहने की बात है, संवेदनशीलता की बात। यही अपने में ठीक से स्थिर होने की जरूरत है। जो पहले परिवार, फिर जो बात आती है वो ना, मतलब यही डिस्कशन का मतलब है कि ताकि जो बारीक तार हैं वो क्लैरिटी बन जाए। समझना होल टू पार्ट है। होल समझ में आएगा तो पार्ट समझ में आएगा। जीना पार्ट टू होल है। जब मैं जीने जाऊंगा तो जीने का विस्तार अचानक सार्वभौमता के साथ में नहीं हो जाएगा। जीने का विस्तार होने का मतलब है कि यदि मेरे को परिवार में वो उपलब्धि दिखाई देती है तो ऑटोमेटिकली वो अपने आप बाहर चला जाता है। परिवार का सपोर्ट ही उसको बाहर ले जाता है और फिर लोग ही उसको और बाहर ले जाते हैं। से 20 साल में मैं एक बार भी किसी को बोलने नहीं गया कि तुम शिविर कराओ। एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि आज तक मैं चल के किसी के पास गया कि तुम शिविर करवा लो। तो इसका मतलब क्या हुआ? जहाँ भी 4 लोगों के साथ में बातचीत हो रही है, उन्हीं में से किसी को अच्छा लग जाता है, वही कहीं इनवाइट कर लेता है, वो वहाँ से कोई और इनवाइट कर लेता है, कोई और इनवाइट कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी परस्परताओं में ही वो पहचान अपने आप बनने लगती है और हमारी परस्परताओं से ही उसका विस्तार होने लगता है। तो विस्तार करने के लिए अलग से अपन कोई मैकेनिज्म नहीं बना रहे। सब जगह जाना है और सब जगह काम करना है, ऐसा कोई योजना बना के काम नहीं हो रहा है। इवॉल्व होता है, प्रगटन है फिर वो। तो ये दोनों में फर्क हो गया। तो ये बात अपने में बहुत स्थिर करने की है। यदि हम मानव में गुणात्मक परिवर्तन की बात सोचते हैं, जीव चेतना से मानव चेतना में गुणात्मक परिवर्तन की बात सोचते हैं, तो समझना होल टू पार्ट। सहअस्तित्व समझ में आएगा तो व्यवस्था समझ में आएगा, तो व्यवस्था समझ में आएगा तो ये अखंडता सार्वभौमता समझ में आएगा, तो परिवार समझ में आएगा, परिवार समझ में आएगा तो मानव समझ में आएगा। अभी भी कर तो ऐसे ही रहे हैं। क्या कर रहे हैं? विकास क्रम विकास, जागृति क्रम जागृति। मानव कहाँ से आया? शरीर कहाँ से आया? तो जीवन कहाँ से आया? गठनशील परमाणु विकास पूर्वक चैतन्य हुआ है, ये जीवन का एड्रेस हो गया। शरीर कहाँ से आया? है ना, परमाणु मूल ऊर्जा को पाकर क्या बोलते, पदार्थ क्रियाशीलता के रूप में व्यक्त है, प्राण संसार स्पंदनशीलता के रूप में व्यक्त है, जीव संसार आशा के रूप में व्यक्त है, तो मानव आ गया। ये पूरी कहानी समझ में आई तो मानव समझ में आ रहा है ना। होल समझ में आ रहा है तो ये पार्ट समझ में आ रहा है। पार्ट समझ में आ गया तो पार्ट का जीना समझ में आएगा। तो इसलिए कुछ भी बोलो सहस्तित्व सुनाई देता है कि नहीं।
यदि सहस्त्र सुनाई नहीं देता है तो अभी श्रवण और मनन, है ना, की यात्रा अभी अपनी शेष जारी है, मतलब हो रही है, हो जाएगा। तो पहले परिवार में जीना है, पहले परिवार में जीना नहीं हो, नेचुरली होता ही है। जिनके साथ अब रोजमर्रा में जी रहे हो उन्हीं के साथ जो कुछ होना है होता ही रहता है। बोलिए, इस बारे में कुछ और कहना है ना? हाँ, बस बस बस। नहीं, ये चीज़ें स्थिर हो जाती है ना, फिर हमारा विचार शैली वैसा बनता है, फिर हम कर कुछ भी रहे। भूमिकाएं हमारी अनेक रहेंगी, भूमिकाएं छोटी बड़ी नहीं होती, आदमी छोटा या बड़ा होता है। भूमिकाएं कितनी बड़ी हो के आदमी कितना भी छोटा हो सकता है, भूमिका कितनी भी छोटी रह के आदमी कितना भी बड़ा हो सकता है। बाबा जी को देखो तो कहाँ कोई बड़ी भूमिका ऐसे लिए, कुछ ही लोगों के साथ जिंदगी भर काम करते रहे, लेकिन मतलब विस्तार में क्या था? विस्तार में वो था जिसको हम मतलब हम लोग नहीं पहचान सकते थे। अभी पिछले दिनों, अभी कहाँ था मैं, ओहो, एक बाबा जी का, हाँ, वो अपने अंचला भाभी है ना, बिहार भाभी की धर्मपत्नी, तो वो पुरानी बाबा की डायरीज से वो करती रहती हैं, उनको फेयर करने का काम। तो उसमें उनको कोई बढ़िया, को मेरी डायरी बाबा की डायरी में नोट की गई थी, तो एक बढ़िया संवाद मिला, गजब का संवाद था वो। तो फिर मैंने भी उसकी फ़ोटो खींच के रख ली। देखो यार, तुम लोग ये कैमरा लगाए रखते हो, ये दिक्कत है। कैमरा बंद कर दो। क्या फिर? तो मेरी कल्पनाशीलता में क्या समाता है? तो मेरी कल्पनाशीलता में मैं, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे और मेरा उत्पादन, और घर का साइज़ बड़ा हो जाए, और है ना, ये समाता है। या मेरी कल्पनाशीलता में मानवता समा जाती है। तो भूमिका आपकी क्या है ये बिल्कुल अलग बात है, लेकिन आपकी जर्नी में ऐसे तमाम लोग मिलेंगे जो आर्थिक रूप से बहुत सामान्य स्थिति में हैं, लेकिन वो किसी लाइफ टाइम किसी कॉज के लिए कमिटेड है ना। पिछले 30-35 साल की जर्नी में तमाम ऐसे लोगों से मिलना हुआ। ऐसे भी लोग हैं जिनके पास 8-10 पीढ़ी का इतना माल रखा है कि उनको पता ही नहीं है कितना माल रखा है, लेकिन सामाजिकता के लिए कोई प्रयास दिखाई नहीं देता है। तो इससे ये भी कोई पैमाना तय नहीं होता है कि किसी के पास भौतिक रूप में क्या है और क्वालिटी के रूप में क्या करेगा। तो भौतिक वस्तु हमारी सिक्योरिटी का आधार नहीं हुई, भौतिक वस्तु हमारे फैलने का आधार नहीं हुआ, हमारी भौतिक स्थितियाँ है ना, हमारी चेतना। तो कुल मिला के चेतना ही है। तो जैसा चेतना होता है, और वो चेतना कोई एक दिन का काम नहीं है, जो भी हमारे पीछे की सारी यात्रा है उसके फलन में हम आज कहीं खड़े हैं और उसके फलन में आगे कहीं जाएंगे। चलो, बढ़िया लगा है ना, जबरदस्त। अब क्या है, अनंत शरीर यात्राओं का रोजगार है हमारे पास, रोजगार का प्रॉब्लम ही खत्म हो गया। योग्यता अनुसार पोस्टिंग मिलती रहेगी। बोलिए भैया 22 के लास्ट पैराग्राफ में प्रत्येक परस्परता में दायित्व अर्थात बाध्यता सहित देह सीमा है, समाया हुआ है। यही स्थापित मूल्यों में वस्तु व सेवा को अर्पित करता है। सभी अर्पण मूल्यों के प्रति समर्पण है। यही अर्पण प्रक्रिया ही कर्तव्य है। व्यवहार पूर्वक यह प्रमाणित होता है कि ऐसा कोई संबंध नहीं जिसमें मूल्य न हो और जिसके प्रति दायित्व व कर्तव्य न हो। तो इसमें दायित्व मतलब बाध्यता सहित देह सीमा लिखा हुआ है। दूसरा यहाँ पर अर्पण मतलब वस्तु से अर्पण और समर्पण मतलब मूल्यों से समर्पण, ऐसा समझ में आ रहा है। और जो कर्तव्य है यही अर्पण प्रक्रिया ही कर्तव्य है। तो ये वाला थोड़ा अर्पण प्रक्रिया ही कर्तव्य है और ये बाध्यता सहित देह सीमा। अर्पण प्रक्रिया कर्तव्य मतलब बेसिकली अर्पण को कर्तव्य के साथ में जोड़ा है, समर्पण को दायित्व के साथ में जोड़ा।
प्रत्येक परस्परता में दायित्व समाया दायित्व समाया हुआ है। तो परस्परताएं जितनी भी होंगी वहाँ दायित्व मतलब हम जिम्मेदारी के साथ हैं मानव लक्ष्य के लिए, बहुत बढ़िया। ऐसा दिखता है। यही स्थापित मूल्यों में वस्तु व सेवा को अर्पित करता है। तो जब हम ऐसा देख पाते हैं तो उसके लिए जो भी वस्तु है, जो वस्तु मतलब जो समझ का कंटेंट है और जो उसके लिए सेवा या शरीरगत सेवा है, उस सारा कुछ अर्पित रहता है। वो कहीं सिकड़न में नहीं रहता, वो फैल के हम देख पाते हैं कि हम किसी मानव के लिए कर रहे हैं, परस्परता में कर रहे हैं और वो कैसे कनेक्ट हो रहा है व्यवस्था के लिए। सभी अर्पण मूल्यों के प्रति समर्पण है। मैं मुझे ये स्टार्टिंग की 2 लाइनों से तो ऐसा आया और बाकी उसके आगे उसका एक्सप्रेशन जैसा लगा। बढ़िया। भैया अर्पण समर्पण को समझना। अर्पण समर्पण का मतलब है कि एक तो ये हो गया कि भाई वस्तुओं का आदान प्रदान संबंध में है ही है। अभी जब हम स्वयं को शरीर मानते हुए जी रहे हैं तो भी वस्तुओं का अर्पण तो हो ही रहा है। माँ बाप बच्चों के लिए कुछ करते हैं, भाई बहन दोस्तों के साथ हम कुछ करते हैं, समाज में भी हम कुछ करते हैं। लेकिन एक स्थिति ये है कि यदि ये दायित्व के साथ नहीं है तो फिर सही अर्थों में इसको समर्पण नहीं बोलेंगे, इसमें व्यवहार शामिल नहीं है। व्यवहार की जो क्वालिटी है तो उसके बारे में पहले भी हमने चर्चा किया कि व्यवहार बेसिकली जीने के अर्थ में शेयरिंग है। क्यों जीना है, कैसे जीना है के अर्थ में जो आदान प्रदान है, इसका नाम व्यवहार है। यदि अभी परिवार में हम देखेंगे यदि मानव लक्ष्य की क्लैरिटी परिवार के सभी लोगों में नहीं है तो फिर व्यवहार नहीं हो सकता है। हम व्यवहार के नाम पे कार्य ही कर रहे होते हैं। क्या खाना है, क्या पीना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं आना है, कपड़े लत्ते सामान, इसके बारे में कोई बातचीत हो रही है। लक्ष्य के अर्थ में बातचीत, सही अर्थों में व्यवहार है। और लक्ष्य के अर्थ में जो वस्तुओं का आदान प्रदान है उसका नाम समर्पण है। हाँ, कर्तव्य का मतलब है कि आज यदि हम बेशक समझदार नहीं हैं लेकिन अपने बच्चे हैं, घर में बच्चे हैं तो बच्चों के लिए कुछ करना ही है, वो कर्तव्य है। कर्तव्य का मतलब है जो करनी है ना। आज हम समझदार नहीं हैं लेकिन कोई ना कोई उत्पादन हमको करना ही है, कर्तव्य है। तो कर्तव्य का अर्थ है कि जो करना, जिसके बिना हमारा काम नहीं चलेगा, चाहे वो अपूर्ण है। अभी समझदारी की रोशनी में कैसा होगा? समझदारी की रोशनी में दायित्व एक भाग वो हो गया जहाँ मानव लक्ष्य के अर्थ में काम कर रहे हैं, और जब साथी के साथ काम कर रहे हैं वहाँ कई बार समझ का उतना बड़ा भाग नहीं होता है, लेकिन सामने वाले की आवश्यकता पूर्ति के लिए कुछ करते हैं, उसको कर्तव्य मान लेते हैं, उसको कर्तव्य के रूप में कर देते हैं। दायित्व का मतलब है कि मानव लक्ष्य के अर्थ में आदान प्रदान हो रहा है, और जहाँ शरीर निर्वाह के अर्थ में आदान प्रदान हो रहा है कि संपर्कों की सीमा में या किसी सीमा में, तो फिर वो कर्तव्य की सीमा में आ गया। हाँ जी, चलो आगे भी तो बढ़ो। 23 भैया 23 में ये जो पूरा 1 से 5 तक है, इसमें से शरीर संबंध तो समझ में आया। जीवन संबंध में गुरु शिष्य संबंध, जागृत सभी संबंध, और ये शिष्ट संबंध, मित्र साथी सहयोगी, ये 2 और 3 थोड़ा उतना समझ नहीं आया। देखो, इन सारे संबंधों में एक जो बहुत समझने लायक बात है और जो बहुत एक काम की बात है, एक ही संबंध ऐसा है जो इकाई के रूप में शाश्वत है। जैसे जो आज पति पत्नी है कल नहीं रहेंगे, इसकी पूरी संभावना है। जो आज भाई बहन है कल नहीं रहेंगे, व्यक्ति रूप में नहीं रहेंगे, संबंध तो शाश्वत भाई बहन है ही है। तो भाई बहन का संबंध शाश्वत है, लोग बदलते रहते हैं। पति पत्नी संबंध शाश्वत है, लोग बदलते रहते हैं। माता पिता और बच्चे संबंध शाश्वत है, लोग बदलते रहते हैं। गुरु शिष्य संबंध भी शाश्वत है, लोग भी शाश्वत है। अच्छा, गुरु शिष्य को खोजता है कि शिष्य गुरु को खोजता है? शिष्य गुरु को ढूंढता है, लेकिन खोज पाता गुरु ही है। शिष्य की क्या हैसियत? गुरु को पहचानने की उसकी योग्यता कहाँ है? तो गुरु पहचानता है कि ये शिष्य है। तो एक बार किसी गुरु ने किसी शिष्य को पहचान लिया तो शरीर यात्राओं की सीमा के बियॉन्ड वो रिश्ता चलता है। इसलिए गुरु शिष्य संबंध की ऐसी महिमा है। बाकी सभी रिश्तों में हम एक दूसरे को, चाहे जीवन रूप में जागृति हो जाए,
और हम पति पत्नी के रूप में पहचान रहे हैं कि हम पहले भी साथ में रहें, लेकिन हमेशा हम पति पत्नी रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है, भाई बहन रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो वही एक लड़की हमारी बहन के रूप में भी किसी शरीर यात्रा में हो सकती है, किसी शरीर यात्रा में पत्नी रूप में भी हो सकती है, किसी शरीर यात्रा में माँ रूप में भी हो सकती है। वो सब रिश्ते बदलते रहते हैं। लेकिन एक गुरु शिष्य का संबंध ऐसा है जिसकी निरंतरता, यदि सक्षम गुरु ने किसी को पहचान लिया शिष्य के रूप में, है ना, तो जन्म जन्मांतर की सीमाओं के बियॉन्ड उसकी निरंतरता बनी रहती है। वो हमेशा पहचान के आगे सहयोग देने का काम करते रहते हैं। इसलिए गुरु का इतना महिमा है। इसके लिए क्योंकि जीवन की निरंतरता, तर्क यही है। बाकी में जीवन की निरंतरता भी है, यदि बाकी में जीवन की निरंतरता है भी और सामने वाले ने पहचान भी लिया, मैं सामने वाला उस स्थिति में भी आ गया, बोध के किसी लेवल पे आके हम उस स्थिति में आ जाते हैं जहां हम जीवन की जो आदान प्रदान है उनको पहचान सकते हैं। लेकिन हम पति पत्नी होंगे जरूरी नहीं है ना, फिर अगली शरीर यात्रा में मेरा शादी करने का मन ही नहीं है ना। और हो भी गए तो संयोग ऐसा बनता है कि जरूरी नहीं है कि शादी उसी से होगा, ऐसा आवश्यक नहीं है। तो इसका मतलब है कि पति पत्नी संबंध में वही लोग रिपीट करेंगे, हमेशा वो साथ बना रहेगा, इसकी गुंजाइश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, हमेशा के लिए कभी नहीं हो सकती है। वो तो ठीक है, ये समझ नहीं लेकिन आएगा। गुरु शिष्य के संबंध के रूप में वो अनंत काल के लिए साथ हो गए, ऐसा भी हो सकता है यदि गुरु उस लेवल पे सक्षम है तो, और शिष्य की वैसी चॉइस है तो। मतलब वो पेयर फिर चलता रहेगा। वो पेयर मतलब एक नहीं, फिर अनेक के साथ। और जिस तरह से कोई सीएम कोई पीएम आता है तो वो अपनी टीम लेके आता है, ऐसे ही कोई गुरु भी किसी धरती पे अवतरित होते हैं तो अपनी टीम सहित अवतरित होते, अकेले अवतरित नहीं होते। वो कई लोग एक साथ आते, फिर वो योग संयोग आगे बनते। ठीक, आस्था वाली बात नहीं है तो तर्क वाली, अपने को भी स्वीकार हो तो ठीक। खैर, मैं इंपॉर्टेंट जो बात कह रहा था वो ये कि केवल गुरु शिष्य संबंध ऐसा है जो जन्म जन्मांतर की लंबाइयों के बाद भी एक दूसरे को अपना संपर्क बनाए रखता है, क्योंकि गुरु में पहचानने की क्षमता है और शिष्य की स्वीकृति है। बाकी सभी रिश्तों में या तो हमारी आपस में पहचानने की क्षमता ही नहीं है, या वो संयोग दोबारा ऐसा ही बनेगा, उसका अस्तित्व सहज यदि प्रयोजन नहीं है तो वो नहीं भी बनेगा। और कोई भी रिश्ता हमेशा भौतिक रूप में जो रिश्ते हैं, माँ बाप और बच्चे का रिश्ता, पति पत्नी का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, दोस्त दोस्त का रिश्ता, ये व्यक्ति के जीवन के रूप में इसकी निरंतरताएं उन्हीं जीवन के साथ में रहेंगी, ऐसा कोई नियम नहीं है, इसकी आवश्यकता भी नहीं। गुरु शिष्य के रूप में वो स्थिति बन सकती है, ऐसा बोला है। हाँ, तो जीवन का मतलब है कि गुरु शिष्य संबंध, गुरु शिष्य संबंध में गुरु जागृत है ही, और गुरु इसलिए पहचानता रहता है। शिष्य जागृत होना चाहता है, और जागृत होने के बाद दोनों जागृत हो गए तो पहचाने ही रहेंगे, नहीं तो एक तो पहचाना ही हुआ है, इसलिए वो साथ बना ही हुआ है। भैया जैसे इस धरती पे बोल रहे कि गुरु के साथ उसके शिष्य आते हैं, तो वो शिष्य तो जागृत नहीं होते, तो फिर वो भ्रमित होते हैं। हाँ, मतलब शिष्य जागृत हो, जिससे जागृति के नज़दीक हो सकते हैं, है ना, किन्हीं और कारणों से साथ में लगाव हो सकता है, तो सब अलग अलग भूमिकाओं में हो सकते हैं, इस रूप में कह सकते हैं। तो इस अर्थ में कुल मिला के एक दूसरे के प्रति स्वीकृति है। किसी की सेवा के प्रति स्वीकृति हो सकती है, किसी के ज्ञान के अर्थ में, किसी की भूमिका के अर्थ में, अनेक आयाम हो सकते हैं। शरीर संबंधों के आधार पर भी स्वीकृतियां साथ चलती हैं, है ना। जैसे मान लो बाबा के परिवार में जो परिवार के लोग हैं, वो अपनी स्वीकृति से उस परिवार में आए होंगे ना, कोई ना कोई आपस में स्थितियां होंगी, अपन नहीं समझते। चलिए, जागृत सभी संबंध तो हैं ही जीवन संबंध के रूप में। शिष्ट संबंध भैया, ये शिष्ट का मतलब है कि बेसिकली मित्र साथी और सहयोग जो हमारे परिवार की सीमा में नहीं है, एक बात हो रही है, और दूसरा जिनके साथ हमारा कोई आदान प्रदान है। तो मित्र के साथ कोई आदान प्रदान है ही, तो मिनिमम उनके साथ में शिष्टतापूर्ण व्यवहार हम करेंगे ही।
है ना। एक जो शिष्टाचार है उनको हम निर्वाह करते ही हैं इन लोगों के साथ। नीति संबंध विधि व्यवस्था संस्कृति सभ्यता के अर्थ में है। उत्पादन संबंध क्षमता अवसर साधन और वितरण के अर्थ में। और भैया यहाँ पर जो शरीर संबंध और जीवन संबंध है, तो शरीर संबंध तो ये ठीक है कि पति पत्नी है, माता पिता है, एक तो शरीरगत ही है वो कि आवश्यकताओं के लिए, लेकिन जीवन संबंध जब ध्यान जाता है तो वहाँ पर उन दोनों के बीच में एक ही कार्यक्रम होता है, समझना और समझाना, कि वहाँ पर आवश्यकताओं की बात भी नहीं है। वो कोई वहाँ की भौतिक साधनों की कोई जिम्मेदारी ना गुरु ने ली हुई रखी है और ना ही शिष्य ने, लेकिन उसकी जीवन जागृति के लिए गुरु हमेशा तत्पर रहता है, और शिष्य भी उसी अपेक्षा के साथ होता है कि गुरु हमको समझदारी की तरफ आगे बढ़ाने के लिए सहायक होंगे, सहयोगी होंगे। तो इसलिए भी ये जीवन संबंध है। ये किसकी बात कर रहे हो? मैं जीवन संबंध में, जो गुरु शिष्य की बात, उसमें जीवन संबंध में यदि फिर उस तरह से जाएंगे ना, तो दया कृपा करुणा को यदि समझेंगे तो उस अर्थ में फिर लगभग वो भौतिक वाले भाग भी कवर हो जाते हैं। वो जागृति के अर्थ में ही कवर होते हैं, मतलब उस लेवल पे भी योग संयोग आपस में शेयर होते, उसको उस लेवल तक भी रखा जा सकता है। चलिए भैया 23 में नीचे से ऊपर चौथा पैराग्राफ 5वां, प्रत्येक मानव में सीमित शक्ति निश्चित दायित्व कर्तव्य में स्थापित संबंध पाए जाते हैं, जिनकी एक सूत्रता नियम त्रय मानवीयतापूर्ण पद्धति से प्रमाणित होती है। यही गुणात्मक परिवर्तन का औचित्य और मानवीय आचार संहिता है। नीचे पैराग्राफ में है, मानव की मूल शक्ति निपुणता कुशलता एवं पांडित्य है। यही मूल पूंजी है, यही मानव का मूर्त रूप भी है, जो क्षमता उत्पादन और व्यवहार के रूप में प्रकट होता है। यही प्रकटन व्यवहारात्मक जनवाद समाधानात्मक भौतिकवाद को स्पष्ट एवं चरितार्थ कर। तो यहाँ भैया मानव में सीमित शक्ति है, और यहाँ पर शक्ति निपुणता कुशलता और पांडित्य है। ये तो एक ही तो बात है क्या? तो ये सीमित कैसे हो गई भैया? अक्षय बल अक्षय शक्ति बोलते हैं। मानव की जब बात करेंगे तो सीमित हो जाता है ना। जीवन में अक्षय बल शक्ति, मानव की बात करेंगे, हाँ मानव की बात करेंगे तो उसका जो दायित्व और कर्तव्य का निर्वाह है वो किसी सीमित में ही हो सकता है। भैया तो जो समझ है वो फिर सीमित हो जाए। नहीं, समझ सीमित नहीं होगी, समझ तो असीम का ही रहेगा। समझ जिसको बोल रहे हैं वो तो असीम का ही है, लेकिन निर्वाह करते समय क्या करेगा? एक आदमी कितने लोगों के साथ व्यवहार करेगा? एक आदमी भागीदारी के रूप में अंत में जाएगा तो या तो व्यक्ति के साथ करेगा या प्रकृति के साथ करेगा। प्रकृति के साथ में और छोटा हो जाएगा। समझ का विस्तार, विजन पूरा रहेगा, लेकिन निर्वाह करते समय कार्य व्यवहार की बात करेंगे वो एक सीमा में ही होगा। विचार में असीमित विचार विचार में पर कार्य व्यवहार असीमित विचार का मतलब है कि विचार की ताकत भ्रमित मानव में भी असीमित है, जागृत मानव में भी असीमित है। भ्रमित मानव में विचारों में सामंजस्य नहीं है, कन्फ्लिक्ट है, और वो जड़ का विचार है, वस्तु विचार है, मानव विचार भी नहीं है, जीवन विचार भी नहीं है, सहस्तित्व विचार भी नहीं है। तो इस क्रम में देखेंगे तो बेसिकली मानव विचार मतलब विचार के रूप में जो असीमित ताकत है या जो निरंतर ताकत है वो जिस अर्थ में है उस अर्थ उसके स्वरूप में हो गया, इसका नाम जागृत मानव। हमारे पास वस्तु का विचार है, यदि हम शरीर मान के जी रहे हैं तो हमारे पास वस्तु का विचार है, मानवता का विचार भी नहीं है, जीवन और जीवन की जागृति का विचार भी नहीं है, और सहस्तित्व के रूप में भी विचार नहीं है। विचार की ताकत तो भी असीमित है। जैसे व्यापक का अनुभव कर लिए, व्यापक असीमित है, तो क्या जो अनुभव है वो भी असीमित, मतलब ज्ञान भी असीमित होगा कि वो ज्ञान असीमित ही होगा। अनुभव क्रिया जीवन में है, लेकिन अनुभव क्रिया के फलन में जो ज्ञान है वो असीमित है। विश्वास सीमित वस्तु है कि असीमित वस्तु है? तो नियम नियंत्रण संतुलन न्याय धर्म सत्य ये सब असीमित वस्तु है। सारा मूल्य असीमित वस्तु है, ज्ञान असीमित वस्तु है, समझ असीमित वस्तु है, कल्पनाशीलता असीमित वस्तु है। भले ये पूछें कि ये भौतिक क्रिया है कि है ना? भौतिक क्रिया नहीं है, रासायनिक क्रिया नहीं है, जीवन क्रिया का फलन है। लेकिन जीवन क्रिया के फलन के रूप में जो वस्तु हमको उपलब्ध हुई, विश्वास रूपी वस्तु, वो तो सीमित वस्तु नहीं है, वो किसी आकार आयतन के घेरे में नहीं है। भैया तो व्यापक के बाद तो और कुछ सोच भी, मतलब अनुभव के बाद और कुछ सोच भी नहीं सकते, तो फिर वो सीमित जैसा ही लगता है कि अनुभव हो गया, अब ये
सीमित हो गया, अब इससे और ज़्यादा हाँ, क्योंकि सोचना देखो नहीं। जब अभी हम क्या हो गया, वो बड़े आदमी के साथ रह के ना बड़े शब्द अपने को मिल ही गए। टाटा बिरला के साथ रह लिए ना, लाखों करोड़ों का रोज़ लेन देन होता रहता है, तो अपने मन में, जैसे बच्चे नहीं रहते हैं, बच्चे अपनी भाषा में कैसा लाखों करोड़ों शब्द को यूज़ करने लगते हैं, लेकिन उसको नहीं पता है लाखों करोड़ का क्या मतलब है। हजारों ऐसा शब्द उनके भाषा में आ जाते हैं। ऐसे ही अनुभव को बाबा से सुन सुन के और किताब से पढ़ पढ़ के अनुभव शब्द भी हमारे पास ऐसे ही आया हुआ है। उस शब्द की महिमा यदि सही अर्थों में देखेंगे तो साक्षात्कार के किसी एक लेवल पे पहुंच के, मतलब मोर देन 50% से आगे जाके कहीं होगा, तब उसका अनुभव का महिमा पहली बार पकड़ में आएगा कि अनुभव बोल किसको रहे। अभी हमारे पास अनुभव के नाम पे शब्द है, तो शब्द हैं, कुछ तर्क हैं, लेकिन किसी जिस बात की चर्चा हो रही है उसमें जो चेतना का स्वरूप है, उसमें जो जीवन की स्थिति है, यदि वो फील या यदि वो अपने एक्सपीरियंस की बात करेंगे या उसको डायरेक्ट मैं फील कर पाऊँ कि हाँ ये अभी इसको अभी ये, तो वो थोड़ी आगे की बात है। इसलिए ऐसा सब हमको भाव आता है। अभी तो एक बार होने दो ना, ये थोड़ा सा दर्शन समाने दो, तो कम से कम ये इस लेवल की सारी चीज़ें निपट जाएंगी। 6 महीने में कम से कम इस तरह की चीज़ें काफ़ी कुछ तक हैंडल हो जाएंगी। चलो 24। भैया 24 में सेकंड 24 पेज में हाँ, नीचे से तीसरा पैराग्राफ है, उसमें ये विद्या का प्रत्यक्ष रूप निपुणता कुशलता पांडित्य। इसके नीचे से देखिए तीसरी लाइन में, अस्तु असंग्रह व सभ्यता के योग से धीरता का, विद्या व अभय के योग से वीरता का, एवं स्नेह व सरलता के योग से उदारता का प्रसव है। तो ऐसे तो ये असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता की बात कर रहे हैं प्रवृत्तियों की, लेकिन ये योग से इसका प्रसव है, इसका क्या? योग से प्रसव है का मतलब है, देखो एक तो ये क्लैरिटी बन रही है कि असंग्रह का मतलब समृद्धि जी है ना। सभ्यता का मतलब है कि विद्यापूर्वक, पांडित्यपूर्वक जो कार्य व्यवहार की श्रृंखला है उसको सभ्यता बोल रहे। तो एक परिवार में जो जीने का स्वरूप है, कार्य और व्यवहार का स्वरूप है, एक जागृत परिवार में जो कार्य और व्यवहार का स्वरूप है उसको हम सभ्यता बोल रहे। तो इधर समृद्धि हो गई है, समृद्धि के फलन के साथ सभ्यता और इसका में के योग में धीरता। धीरता क्या चीज़ है? न्यायपूर्वक जीने के प्रति निष्ठा। तो यहाँ उसको भाषा को और सटीक कर लेंगे कि न्याय को प्रमाणित करने के अर्थ में निष्ठा। तो न्याय को प्रमाणित करने के, हम ये मान रहे हैं कि अनुभवमूलक विधि से हम इस सूत्र को पढ़ रहे हैं। तो एक मान लो एक युवा 20-22 साल तक मान लीजिए जागृत हो जाता है। अब वो शादी करता है, अपने परिवार के स्वरूप में जीता है, समाधान समृद्धि के स्वरूप में जीता है। तो परिवार में समृद्धि के साथ जागृत कार्य व्यवहार की श्रृंखला बनी हुई है। तो ये न्याय को प्रमाणित करने की निष्ठा का मतलब निरंतरता। तो न्याय को प्रमाणित करने के प्रति निष्ठा बना ही रहता है, सहज रूप में ही बना रहता है, क्योंकि उसके पीछे का बैकग्राउंड पूरा है। इसी क्रम में विद्या व अभय के योग में वीरता। अभय, समृद्धि और अभय का मतलब है कि उससे और इधर विद्या का मतलब है निपुणता, कुशलता, पांडित्य, और अभय का मतलब है समृद्धि की निरंतरता, है ना। अभय के योग में वीरता का मतलब है दूसरों को न्याय दिलाने के प्रति निष्ठा। तो ये ज्ञान और अभय ये दूसरों के साथ स्वयं स्फूर्त विधि से कनेक्ट हो जाएगा। और स्नेह और सरलता के योग से उदारता। स्नेह दूसरे से संबंध के रूप में कनेक्ट हो गया। सरलता इस अर्थ में कि जो पीछे की स्थितियां बनी हुई हैं उस अर्थ में अपने तन मन धन का नियोजन दूसरों की जागृति के अर्थ में करना। तो स्नेह सरलता के साथ में उदारता का प्रसव है। तो उदारता के मूल में क्या चीज़ है? स्नेह और सरलता है। वीरता के मूल में विद्या और अभयता है, और धीरता के मूल में असंग्रह और सभ्यता है। यदि अपने में, इसको उल्टा करके देखें, अपने में हम
समृद्धि के साथ नहीं है और परिवार में कार्य व्यवहार जागृति के अर्थ में नहीं है, तो हम जूझ परिवार में ही रहे हैं, है ना। न्याय को प्रमाणित करने की निष्ठा आएगी ही नहीं, क्योंकि दिख रहा है कि ठीक चलेगा ही नहीं। अभी भी क्या स्थिति है? अभी भी स्थिति है कि एक लेवल का परिवार में समान स्थिति आए बिना हमारे भीतर ये कॉन्फिडेंस आता ही नहीं है कि परिवार में हम ठीक से जी पाएंगे। मैनेज ही करना होता है, एक दूसरे को संभाल के गाड़ी निकाल रहे होते हैं। बढ़िया। हाँ जी, 25 घंटे लग गई। कब लग जाती? कब? अभी लगी? देर हो गई? चलो भाई, घंटी लगी तो घंटी लगाओ। धन्यवाद, नमस्कार, फिर मिलेंगे।